नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन लोग बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखिएगा, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे ये बुक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ सभी विषयों में थ्योरी अभ्यास के लिए भी प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल भी इसमें दिए गए हैं। इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी इस बुक का देख सकते हैं। इसी प्रकार ये 50 पेपर्स हैं और ये जो 50 अभ्यास पेपर्स हैं वो भी अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए हैं। और ये जो 50 पेपर्स हैं जो पिछली 10 वर्षों की परीक्षाओं पर आधारित कठिन प्रश्नों के हल सहित स्पष्ट व सरल भाषा में 100% सॉल्यूशन के साथ हैं। और देखें, इन अभ्यास पेपरों को भी आप प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए आप अंदर जो क्यूआर कोड दिया गया है उसको स्कैन करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये बुक है अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी कलरक जीडी टेक्निकल नर्सिंग ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए। तो देखें, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन करें। आज अपन लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान में भी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक संसद यानी पार्लियामेंट पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, संसद, तो अपना टॉपिक कौन सा है जी? संसद। देखें, पूरे विश्व में 2 प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं। एक होती है संसदीय प्रणाली, एक होती है जी संसदीय प्रणाली, और एक होती है साहब अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी एक होती है संसदीय प्रणाली और एक होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली भारत ने कौन से देश से ली है जी? ब्रिटेन देश से। यानी संसदीय प्रणाली का आदर्श उदाहरण कौन सा देश है जी? ब्रिटेन है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली का आदर्श उदाहरण कौन सा देश है साहब? अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण कौन से देश को माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। संसदीय प्रणाली में तो भारत ने संसदीय प्रणाली कहां से ली है जी? ब्रिटेन से। जबकि अमेरिका में कौन सी प्रणाली पाई जाती है? अध्यक्षात्मक प्रणाली पाई जाती है। इसमें संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती हैं। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है। जबकि एक कार्यपालिका होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो होता है राष्ट्रपति। तो कहने का अर्थ है कि संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में वास्तविक और नाम मात्र एक ही होता है और वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अपन कौन सी प्रणाली को, किसको पढ़ेंगे? संसद को। और संसदीय प्रणाली भारत में कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो देखिएगा, संसद, तो देखें, संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है जी। संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। कितने अंग हैं जी? 3 अंग हैं। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक राष्ट्रपति है।
अब प्रश्न है, और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? ये बात आर्टिकल 79 यानी अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग क्यों होता है? यानी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग क्यों होता है? तो देखिएगा, कोई भी कानून हो, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद में राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करते। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? ये बात आर्टिकल 79 में लिखी है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो संसद किस किस से बनती है जी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 79 में है। अब देखते हैं जी लोकसभा क्या है। तो देखिएगा, लोकसभा प्रथम सदन है। तो ये पूछ लिया जाए कि प्रथम सदन किस सदन को कहा जाता है? तो प्रथम सदन लोकसभा को कहा जाता है। देखें, इसे प्रथम सदन क्यों कहते हैं? देखो, भारत में अंतिम शक्ति किस में निवास करती है जी? अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। भारत में अंतिम शक्ति किस में निवास करती है? जनता में। और देखिएगा, लोकसभा के सदस्य चुने भी किसके द्वारा जाते हैं? जनता के द्वारा। यानी कहने का अर्थ है किसी सरकार को बनाना या हटाना अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। और जो सदन जनता के द्वारा चुना जाए वो सदन क्या कहलाता है जी? प्रथम सदन कहलाता है। तो इसलिए पूछ लिया जाए कि प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा है। इसी प्रकार इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं जी। अस्थायी सदन कौन सा है जी? लोकसभा है। अब इसको अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? वैसे तो कोई भी सरकार कितने साल के लिए बनाई जाती है मेरे भाई? 5 साल के लिए बनाई जाती है। लेकिन यदि उस सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया तो वो सरकार समय से पहले गिर जाती है। तो इसलिए लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, इसको निम्न सदन भी कहते हैं जी। निम्न सदन भी कौन सा है जी? लोकसभा। और लोकप्रिय सदन भी, लोकप्रिय सदन यानी लोक यानी जनता का सदन भी किस सदन को कहते हैं? लोकसभा को ही कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है, पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रथम सदन कौन सा है, तो प्रथम सदन लोकसभा है। अस्थायी सदन किस सदन को कहते हैं? लोकसभा को ही कहा जाता है। निम्न सदन भी किसे कहते हैं जी? लोकसभा को। और लोकप्रिय सदन भी किस सदन को कहा जाता है? लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को ही कहा जाता है। संसद, देखें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो देखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मेरे भाई कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। जबकि ये पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु क्या चाहिए, तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े, उसकी न्यूनतम आयु फिक्स होती है, अधिकतम आयु फिक्स नहीं होती। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। अब ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, यानी लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो देखिएगा, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्ट रूप से होता है जी। डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट यानी इनके द्वारा, जनता के द्वारा। और एक होता है जी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? डायरेक्ट चुनाव वो होता है जिसको जनता सीधे चुने, वो होता है डायरेक्ट।
जबकि इनडायरेक्ट होता है जनता किसी को चुने और वो दूसरे को चुने, वो क्या होता है इनडायरेक्ट। तो लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं जी, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि इसका इनके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है जी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, इन लोगों के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न ये पूछा जाए कि लोकसभा की वर्तमान निर्वाचित सीटें कितनी हैं, यानी लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी हैं जी। तो लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी हैं जी, 543 हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की निर्वाचित सीटें 543 हैं। जबकि ये सीटें हो कितनी सकती हैं जी, ये पूछा जाए कि लोकसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं, तो लोकसभा की 550 सीटें हो सकती है। यानी निर्वाचित तो कितनी है 543, जबकि हो कितनी सकती हैं 550। तो ये जो 7 सीटें हैं ये कौन सी हैं, तो ये पीओके की हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की। तो ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा की निर्वाचित सीटें 543, जबकि हो कितनी सकती हैं, ये 550 हो सकती हैं। अग्निवीर सैनिकों को भी ज्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इम्पोर्टेंस महत्व दें तो अच्छा है। यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ते भी खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे कि राज्य की पुलिस, कलरक इत्यादि। इसलिए अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूशन में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। परीक्षा से पूर्व 8-10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटर स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय से छपकर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय में एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। यानी लोकसभा तो देखिए, तो निर्वाचित सीटें तो कितनी है साहब 543, जबकि हो कितनी सकती हैं 550। जो 7 सीटें हैं ये किसकी हैं, ये 7 सीटें पीओके की हैं। अब प्रश्न है, देखें पहले लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था, 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता था पहले। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, जो कि 2020 में लागू हो गया, उसके तहत अब राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं करता। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा में वर्तमान में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो लोकसभा में वर्तमान में राष्ट्रपति एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता है। अब प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा सदस्यों का सामान्य कार्यकाल लोकसभा सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी 5 वर्ष का होता है। सामान्य रूप से लोकसभा कितने साल के लिए बनती है 5 साल के। लेकिन ये अस्थायी सदन है, यदि इसे बहुमत नहीं हो तो लोकसभा समय से पहले भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। यानी लोकसभा को क्या किया जा सकता है जी, भंग किया जा सकता है। इसीलिए तो लोकसभा एक मेरे भाई कौन सा सदन है, अस्थायी सदन है।
तो ये पूछा जाए लोकसभा का सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, यानी लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो लोकसभा के बहुमत दल का यानी मेजोरिटी लीडर, लोकसभा का मेजोरिटी लीडर नेता कौन होता है जी, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है जी, लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है साहब, प्रधानमंत्री होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता क्यों होता है, क्योंकि जनता के द्वारा कौन सा सदन चुना जाता है जी, लोकसभा, तो लोकसभा सदस्यों को ये हक है कि वो अपना नेता किसे चुने, तो प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार किसको है, लोकसभा का, इसलिए लोकसभा के बहुमत दल का नेता किसे कहा गया है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अब प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री होता है जी, नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। वहां पर प्रश्न देगा कि प्रधानमंत्री होता है, वहां पर 4 शब्द होंगे, नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत और चयनित। तो प्रधानमंत्री क्या होता है जी, नियुक्त होता है। तो ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, तो देखें प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो देखें प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब तक उसे लोकसभा में क्या हो, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हो, जब तक उसे लोकसभा में क्या हो, बहुमत हो, तब तक प्रधानमंत्री का क्या होता है, कार्यकाल होता है। यदि प्रधानमंत्री को बहुमत लोकसभा में 5 साल है तो उसका कार्यकाल कितने साल तक रहेगा जी, 5 साल तक। और यदि बहुमत उन्होंने बीच में खो दिया तो सरकार समय से पहले भी जा सकती है, इसीलिए तो लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है जब तक उसे लोकसभा में क्या हो, बहुमत हो। वैसे सामान्य रूप से तो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यदि समय से पहले बहुमत खो देते हैं तो उसे समय से पहले भी हटना पड़ता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, क्या कोई सदस्य बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी सदस्य बिना चुनाव लड़े, कोई भी सदस्य बिना चुनाव लड़े 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। तो ये पूछ लिया जाए कि क्या कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, तो कोई भी सदस्य बिना चुनाव लड़े 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि यदि कोई पद खाली हो जाए, वैसे लोकसभा के सदस्य वैसे कितने साल के लिए चुने जाते हैं मेरे भाई, 5 साल के लिए चुने जाते हैं वैसे। लेकिन यदि कोई पद खाली हो जाए, त्याग पत्र दे दे या किसी कारण से हट जाए या मृत्यु हो जाए, यानी पद खाली होने पर वो पद कितने दिन में भरा जाना चाहिए, तो वो पद 6 महीने में भरा जाना चाहिए। तो यानी कोई भी यदि कोई संसद सदस्य का पद रिक्त होता है तो
तो उसे कितने दिन में भरा जाना चाहिए जी? तो संसद सदस्य का पद रिक्त होने पर उसे 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। अब प्रश्न है कि जो पद खाली हुआ है उसकी जगह जो सदस्य बनेगा वो कितने समय के लिए बनेगा? तो जो पद खाली हुआ है उसकी जगह जो सदस्य बनेगा, जो भी सदस्य बनेगा मेरे भाई, तो वो शेष समय के लिए बनेगा। शेष समय यानी जो बाकी समय बचा हुआ है उस समय के लिए बनेगा, न कि पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगा। जो समय बचा है उतने समय के लिए वो सदस्य चुना जाएगा। इसी प्रकार लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष चुनती है और एक उपाध्यक्ष चुनती है। तो देखें, ये पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी? जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि सांसद कोटा बूंदी से है। जो कि सांसद कहां से है? कोटा बूंदी से। पिछली बार जो लोकसभा थी उसमें भी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। यानी कहने का अर्थ है कि ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं और ये सांसद कहां से है? कोटा बूंदी से हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जी? मीरा कुमार थी। तो ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो कहने का अर्थ लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जो कि सांसद कोटा बूंदी से हैं, और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं जी? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को। जबकि ये पूछा जाए कि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, जबकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। आपको एक और बात बताऊं, ये पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो मैं बता दूं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अब देखते हैं कि राज्यसभा क्या है, यानी राज्यसभा क्या है। तो देखें, मैं आपको बताऊं, राज्यसभा द्वितीय सदन है जी। राज्यसभा कौन सा सदन है? मैं बता दूं, लोकसभा कौन सा है? प्रथम। तो राज्यसभा कौन सा है जी?
द्वितीय सदन है। तो ये पूछा जाए कि द्वितीय सदन कौन सा है, राज्यसभा है। जबकि ये पूछा जाए कि स्थायी सदन कौन सा है, तो स्थायी सदन भी कौन सा है जी, राज्यसभा। जबकि लोकसभा कौन सा सदन है, अस्थायी सदन। कहने का अर्थ है कि लोकसभा तो क्या हो सकती है, कहने का अर्थ है कि लोकसभा तो क्या हो सकती है मेरे भाई, भंग हो सकती है, क्योंकि ये टेम्परेरी सदन है, अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा एक परमानेंट सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसी प्रकार राज्यसभा उच्च सदन है जी। राज्यसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन है। जबकि लोकसभा कौन सा सदन है मेरे भाई, लोकसभा निम्न सदन है। यानी राज्यसभा उच्च सदन है तो लोकसभा कौन सा सदन है जी, निम्न सदन है। तो द्वितीय सदन राज्यसभा, स्थायी सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा। यानी राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा द्वितीय तो लोकसभा प्रथम, ये स्थायी तो वो अस्थायी, ये उच्च तो ये निम्न। राज्यसभा। अब ये पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए जी, 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मेरे भाई, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से होता है। जबकि लोकसभा सदस्यों का चुनाव मेरे भाई कैसे होता है जी, प्रत्यक्ष। यानी कौन करता है इनका चुनाव, जनता के द्वारा। जबकि इनका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। यानी लोक राज्यसभा सदस्यों को कौन चुनते हैं जी, एमएलए यानी विधायक। यानी राज्यसभा सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधायक यानी एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। अपन लोग किनके चुनते हैं जी, अपन लोग एमएलए को चुनते हैं। और एमएलए किसको चुनते हैं, राज्यसभा सदस्यों को। तो इस प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एमएलए के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। राज्यसभा तो कितनी सीटें हैं जी, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 245 हैं। जबकि राज्यसभा की सीटें हो कितनी सकती हैं, राज्यसभा की सीटें 250 हो सकती हैं। यानी 245 और हो कितनी सकती हैं, 250। अब ये पूछें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है जी, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो, योगदान हो। जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में योगदान हो, उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल मेरे भाई 6 वर्ष का होता है। यानी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं।
राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का तथा इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसीलिए तो राज्यसभा एक कौन सा सदन है, स्थायी सदन है, क्योंकि सभी सदस्य राज्यसभा के एक साथ नहीं हटते हैं। 1/3 2 वर्ष बाद में फिर उसकी जगह वो चले जाएंगे, फिर 1/3 2 वर्ष बाद में, फिर 1/3 2 वर्ष के बाद में, इस प्रकार 2 और 2 4 और 2 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा सदस्यों का। इसी प्रकार देखिएगा, जैसे लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष चुनती है और एक उपाध्यक्ष चुनती है, उसी प्रकार राज्यसभा में तो ये पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है जी, उपराष्ट्रपति होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका क्या होता है, सभापति होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जैसे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जी, जगदीप धनखड़ हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति मेरे भाई कौन है, जगदीप धनखड़ हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़ है। क्यों, जो इस देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। इस प्रकार ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहां ध्यान रखने की जरूरत है, क्यों, सभापति मेरे भाई कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो ध्यान रखें, यहाँ गलती न कर दें, क्यों, राज्यसभा सदस्यों का 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करते हैं, निर्वाचन कौन करते हैं, तो देखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रश्नकाल क्या होता है, तो देखिएगा, प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर क्या होता है, तो देखिएगा, प्रश्नकाल होता है कि संसद की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होती है। तो ये पूछा जाए कि संसद की कार्यवाही किससे शुरू होती है, तो संसद की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होती है। यानी संसद की कार्यवाही किससे शुरू होती है जी, प्रश्नकाल से शुरू होती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि शून्यकाल क्या है, यानी शून्यकाल क्या है, तो देखिएगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है जी, शून्यकाल होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है, शून्यकाल। और शून्यकाल की अधिकतम अवधि, इसकी अधिकतम अवधि मेरे भाई कितनी होती है, 1 घंटा होती है। यानी शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना घंटा होती है, 1 घंटा होती है। तो संसद की कार्यवाही तो किससे शुरू होती है, प्रश्नकाल से, जबकि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है, शून्यकाल, और जिसकी अधिकतम अवधि मेरे भाई कितना होती है, 1 घंटा होती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, तो देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव क्या है। देखें, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो ये पूछ लिया जाए कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है,
तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 76 में क्या है, यानी अनुच्छेद 76 में क्या है। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो अनुच्छेद 76 में है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हिंदी होती है साहब महान्यायवादी, यानी अनुच्छेद 76 यानी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 76 में है। अब देखें ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है जी, अटॉर्नी जनरल होता है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 76 में है। तो ये पूछा जाए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। इसी प्रकार ये पूछे जाए कि भारत सरकार का प्रथम वकील कौन होता है, तो प्रथम वकील भी कौन होता है जी, अटॉर्नी जनरल होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार भी कौन होता है, भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार भी कौन होता है जी, अटॉर्नी जनरल होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है जी, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वो व्यक्ति होता है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपना वोट नहीं डाल सकता। वोट इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है जी, अटॉर्नी जनरल। यही भारत सरकार का प्रथम वकील होता है और यही भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। अब प्रश्न है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई, तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है जी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होता है, तो इसका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि जब भी चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, यानी जब भी चाहे राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति और कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और इसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी, 76 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 148 में क्या है, तो अनुच्छेद 148 में है CAG, कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसकी नियुक्ति कौन करता है जी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। तो कहने का अर्थ है कि CAG का वर्णन कौन से आर्टिकल में, 148 में है, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। इसी प्रकार है जी 3 विधेयक है साहब। एक होता है साधारण विधेयक, एक है धन विधेयक, और एक ऐसा संविधान संशोधन विधेयक। कहने का अर्थ है एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। अब देखते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है और संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। तो पहले देखते हैं साधारण विधेयक। पहले किसको देखते हैं जी, साधारण विधेयक देखते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है। तो देखें संसद के 2 सदन हैं मेरे भाई। देखिएगा सदन यानी हाउस पूछे तो 2 हैं जी,
जबकि अंग 3 हैं। हाउस तो 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि अंग 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि सदन लोकसभा और राज्यसभा। अब प्रश्न है कि साधारण विधेयक संसद के कौन से सदन में पहले रखा जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, साधारण विधेयक संसद के कौन से भी सदन में पहले रखा जा सकता है। पहले लोकसभा में भी रख सकते हैं और पहले राज्यसभा में। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में रखें और जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में रखें। तो ये पूछा जाए कि साधारण विधेयक संसद के कौन से सदन में पहले रखा जा सकता है, तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, यानी साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। अब मान के चलते हैं कि उसे किस में रख दिया, लोकसभा में रख दिया, और लोकसभा ने क्या कर दिया, पास। उसके बाद में कहां पर जाएगा, दूसरे सदन, यानी किस में गया, राज्यसभा में। और राज्यसभा ने उसे मान लो कितने महीने पास नहीं किया, 6 महीने पास नहीं किया। कहने का अर्थ है कि साधारण विधेयक को एक सदन में रखा और उस सदन ने पास कर दिया। उसमें पास होने के बाद में कौन से सदन में गया, दूसरे सदन में गया, और दूसरे सदन ने उसे कितने दिन पास नहीं किया, 6 महीने पास नहीं किया। तो देखें, साधारण विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यानी साधारण विधेयक के ऊपर कौन सी बैठक बुलाई जाएगी जी, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो देखें, यहां पर 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है साधारण विधेयक पर। यह पूछा जाए कि साधारण विधेयक संसद के कौन से सदन में पहले रखा जाएगा, तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। नंबर 2, साधारण विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो साधारण विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। जबकि ये पूछा जाए कि साधारण विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखते हैं कि धन विधेयक क्या है, यानी धन विधेयक क्या है। तो देखिएगा, धन विधेयक क्या है, तो वो ही संसद के मेरे भाई 2 सदन, संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। पहला प्रश्न है कि धन विधेयक, तो देखें कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्णय कौन करता है जी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये पूछा जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है जी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब प्रश्न है कि धन विधेयक पहले कौन से सदन में रखा जाएगा, तो धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाता है। तो ये पूछा जाए कि धन विधेयक पहले कौन से सदन में रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। तो ये पूछा जाए कि धन विधेयक को पहले किस में रख सकते हैं, तो धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही रखा जा सकता है। अब पहले किस में रखेंगे, लोकसभा में, फिर कहां पर जाएगा जी, ये राज्यसभा में। और मान लो राज्यसभा उसे चाहे पास करे या न करे, इस चीज का कोई भी असर नहीं होता है। हाँ, राज्यसभा इसे 14 दिन रोक सकती है, सिर्फ डिले कर सकती है। 14 दिन के बाद में यह विधेयक अपने आप ही क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि धन विधेयक के मामले में सर्वोपरि शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास। राज्यसभा तो इसे डिले कर सकती है, और कितने दिन, 14 दिन, और 14 दिन के बाद में अपने आप ही क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। देखिए, तीसरा है जी संविधान संशोधन विधेयक। संविधान
संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। देखें, संसद के दो सदन है जी, संसद के दो सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो देखें, संविधान संशोधन विधेयक भी साधारण विधेयक की तरह किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले उसे लोकसभा में रखा जाए और जरूरी नहीं है कि पहले उसे राज्यसभा में ही रखा जाए। तो कहने का अर्थ है कि संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। अब मान लो एक सदन में रखा और दूसरे सदन ने 6 महीने तक पास नहीं किया, तो ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन के ऊपर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी ये बिल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो अपन ने देखा कि साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक क्या होते हैं। अब देखें, दो सदनों के अधिवेशन के बीच में अधिकतम कितने माह का समय हो सकता है। देखें, तो संसद के दो अधिवेशनों के मध्य संसद के दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। यानी संसद के दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है, 6 माह का अंतर हो सकता है। तो देखें, ये अपन ने जो संसद से संबंधित जो महत्वपूर्ण थे उनके ऊपर डिस्कस किया। अब देखते हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न 1 ये पूछा जाए कि संसद किससे मिलकर बनती है। या संसद के कितने अंग हैं। तो देखिएगा, संसद किससे मिलकर बनती है, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। यानी ये बात आर्टिकल 79 में लिखी है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन व लोकप्रिय सदन किस सदन को कहा जाता है। इन प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन व लोकप्रिय सदन किस सदन को कहा जाता है। तो आंसर आएगा जी लोकसभा को। इन प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन किस सदन को कहते हैं जी, लोकसभा को कहा जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। न्यूनतम आयु क्या चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए जी, आंसर आएगा 25 वर्ष। कितनी चाहिए, 25 वर्ष। और इनका चुनाव कैसे होता है जी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आंसर क्या आएगा जी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी लोकसभा का कार्यकाल मेरे भाई कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए
कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या आएगा जी? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? यानी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी? आंसर आएगा लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कि सांसद कोटा बूंदी से हैं। कोटा बूंदी राजस्थान से हैं। ठीक है। इसी प्रकार ये पूछा जाए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जी? मीरा कुमार थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जी? मीरा कुमार। अगला प्रश्न है कि द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन किस सदन को कहा जाता है? यानी द्वितीय सदन, उच्च सदन व स्थायी सदन किस सदन को कहा जाता है? तो आंसर क्या आएगा जी? राज्यसभा। यानी द्वितीय सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन किस सदन को कहते हैं? राज्यसभा। इसी प्रकार ये पूछा जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो आंसर क्या होगा जी? 30 वर्ष होने चाहिए। कितने वर्ष? 30 वर्ष। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। अब प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एमएलए के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों को कौन चुनते हैं जी? विधायक चुनते हैं, यानी एमएलए चुनते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आंसर क्या आएगा जी? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। इसी प्रकार ये पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? आंसर आएगा 6 वर्ष का। और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में हट जाते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर क्या आएगा जी? उपराष्ट्रपति होता है। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जैसे आज भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। तो राज्यसभा का उपसभापति भी कौन है जी? जगदीप धनखड़ है। इसी प्रकार ये पूछा जाए राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनते हैं? आंसर क्या आएगा? राज्यसभा के सदस्य। यानी राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनते हैं जी? राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए साधारण विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? साधारण विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आंसर क्या आएगा जी? राष्ट्रपति बुलाता है। साधारण विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर क्या आएगा जी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में रखा जाएगा? धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में रखा जाएगा? तो आंसर क्या आएगा जी? धन विधेयक सर्वप्रथम किस में रखेंगे जी? लोकसभा में रख सकते हैं, पहले राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है जी? 14 दिन रोक सकती है। चाहे राज्यसभा पास करे या न करे, सिर्फ धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद में पास मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल क्या है? तो आंसर क्या आएगा? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। और जिसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है जी? 6 घंटा होती है। जिसकी अधिकतम अवधि मेरे भाई कितनी होती है? 6 घंटा होती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 76 में क्या है? तो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। इसी प्रकार ये पूछा जाए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर क्या आएगा जी? राष्ट्रपति करता है। तो देखें, अपन ये जो संसद का टॉपिक था उसके ऊपर डिस्कस किए और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर डिस्कस किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।